Hello everyone, welcome to the Manula classes and the session of daily news analysis. Today is 27th of January 2025. I am Naresh Sharma. I'm going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, हम चलते हैं अपने previous day session के basis पर जो कुछ questions बनते हैं और जो repeated PYQ हैं उनको देख लेते हैं और वो questions हमारे हैं WHIP को लेकर के WHIP WHIP जिसको लेकर के हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया था कि अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में व्हिप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा देना चाहिए, इस सिस्टम को, इस कॉन्सेप्ट को, इस व्यवस्था को, इसको चेंज कर देना चाहिए। तो इसीलिए जो व्हिप है वो इस समय काफी न्यूज में है, डिस्कशन में है, बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं इस पे। सो लेट्स हैव एन आइडिया रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है रिगार्डिंग द रोल ऑफ द व्हिप इन इंडिया। इंडिया में व्हिप का क्या रोल है उसको लेकर के आपको ऑप्शन देखने हैं। व्हिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पार्टी डिसिप्लिन एंड बिहेवियर इन द लेजिस्लेचर। यस, दिस इज करेक्ट। India adopted this concept from British Parliament. Yes, this is also correct. There can be a chief whip who is assisted by additional whips. Yes. In presidential elections, whips cannot instruct members of parliament and MLAs to vote in a specific manner. Means जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें जो एमपीज हैं, एमपीज और एमएलए, इनको ये नहीं कहा जा सकता कि आपको इस पर्टिकुलर मैनर में वोट करना है या नहीं करना है। मींस आपको किस प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है उसके फेवर में वोट करना है या उसके अगेंस्ट में वोट करना है, यहाँ पर व्हिप अलाउ नहीं होती। इसके हमारे पास में चारों के चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, बाकी ये सब आप देख ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हिप। द ऑफिस ऑफ व्हिप इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो व्हिप का ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। यस, करेक्ट। जो व्हिप का कॉन्सेप्ट है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक कस्टम की तरह चला आ रहा है और वो काफी समय से है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी वेदर रूलिंग और अपोजिशन हैज इट्स ओन व्हिप इन पार्लियामेंट। पार्टी कोई भी हो, वो पावर में हो या ना हो, इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उस पार्टी की अपनी एक व्हिप होती है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑफिस ऑफ द व्हिप इन इंडिया आर करेक्ट। तो इसमें से कौन सा ऑफिस में इसमें करेक्ट है। जब हम बात करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑफिस ऑफ द व्हिप के रिगार्डिंग में, ऑफिस ऑफ द व्हिप इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, अभी ऊपर देख करके आए थे हम कि ये मेंशन्ड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी। अभी हम जो थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं ये थर्ड क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो पहले से आ चुके हैं, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। द ऑफिस ऑफ द व्हिप इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशंस। यस, ये कन्वेंशंस के बेसिस पर है, इसका कोई पार्लियामेंट उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। पार्लियामेंट से एवरी पॉलिटिकल पार्टी वेदर इन पावर और अपोजिशन हैज इट्स ओन व्हिप इन द पार्लियामेंट। यस, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास में, ओनली 2। ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो हो गए आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस डे सेशन पर बेस्ड थे। अब हम चलते हैं आज के कुछ करंट अफेयर पर। ये एनालिटिकल टॉपिक है, ट्रेड टैरिफ थ्रेट्स बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। यू नो कि अभी यूएसए में इलेक्शन हुए थे और उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां के प्रेसिडेंट बने हैं और उन्होंने पॉलिसीज में चेंज लाना स्टार्ट कर दिया है। उसकी वजह से एक टॉपिक निकल करके आया है, वो है ट्रेड पर लगने वाले टैरिफ का।
ये टैरिफ क्या होता है? जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर होती है तो वो कंट्री, जो पर्टिकुलर कंट्री है, वो उस पर कोई एक टैक्स लगाता है, उसी को हम यहाँ पर ट्रेड टैरिफ बोल रहे हैं। होता क्या है, प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है हैज प्रोपोज्ड इम्पोजिंग ट्रेड टैरिफ्स ऑन ब्रिक्स कंट्रीज। इन्होंने ये कहा है कि जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं उनके साथ में जो अमेरिका का ट्रेड है, यूएसए का जो ट्रेड है, उस पर हम टैरिफ लगाएंगे। मींस जो अमेरिका है, यूएसए है, वो टैरिफ लगाएगी उन सारे कंट्रीज के गुड्स पर जो कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। अब इसके पीछे आप देख सकते हैं कि इसमें ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, है ना, ये तो है ही, साउथ अफ्रीका और भी कई सारे कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब इसमें जो यूएसए का अपना एक जो लॉजिक है, प्लस उसकी मैं कहूं कि ईयर्स ओल्ड एनिमोसिटी है, एक तो चाइना के अगेंस्ट में और एक रसिया के अगेंस्ट में। इनके अगेंस्ट में हमेशा चाइना, जो यूएसए है, उसकी एंटी रहता है वो सब, और ये दोनों ही यूएसए के एंटी भी हैं। तो भैया जो जो ब्रिक्स के मेंबर हैं उन सब के गुड्स पर लगने वाला है स्पेशल टैक्स, या मैं कहूँ एक्स्ट्रा टैरिफ। अगर हम बात करें कि भाई जब ये ब्रिक्स के सारे मेंबर्स पे लगाना चाह रहे हैं तो हमें तो अपने इंडिया से मतलब है फिलहाल के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रेड डायनामिक्स बिटवीन द यूएस एंड इंडिया। इंडिया और यूएस के बीच में क्या ट्रेड डायनामिक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। करंट की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। मींस इंडिया का सबसे बड़ा अगर कोई ट्रेड पार्टनर कंट्री है तो वो है यूएसए। बिकॉज लास्ट 2023-24 जो फाइनेंशियल हमारा था, इकोनॉमिक ईयर था, इंडिया मेंटेन्ड ट्रेड सरप्लस विद द यूएस। ये रेयर केस में इंडिया के साथ में हो रहा है कि इंडिया का किसी कंट्री के साथ में ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ये हो गया आपका इंडिया और ये हो गया यूएसए। मींस हम इंडिया से यूएसए को एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट हम कर रहे हैं कम। सपोर्ट करो, इंपोर्ट कर रहे हैं हम, सपोज करो कि $100 का, और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं $150 का। तो मींस हम अमेरिका में बहुत ज्यादा सामान बेच रहे हैं, इसलिए हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस में है, और इस बात से चिंता होती है यूएसए को। आते हैं, उस पॉइंट पर भी आएंगे। बायलैटरल ट्रेड की अगर हम बात करें तो ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज reached a record $118 billion in 2024। ठीक है, जबकि यही हमारा 128 बिलियन था कंपेयर टू $128.7 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022। मींस हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे खासे लेवल पर चल रहा है, कोई बिजनेस में कमी नहीं है। नेक्स्ट है कि इंडिया एंजॉयड ट्रेड सरप्लस, इतने का हमारा इनके यहाँ पे सरप्लस है। और क्या बात करें, यूएस इज द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसमें यूएसए थर्ड नंबर पे है। मींस यूएसए की कंपनीज, वहां के इन्वेस्टर्स, वहां के बिजनेसमैन, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट, वहां के कॉर्पोरेट हाउसेस, वो इंडिया में इन्वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। और अमेरिका की गवर्नमेंट को ये चिंता होती है कि भाई अमेरिका का पैसा इंडिया में जा रहा है या किसी और कंट्री में जा रहा है। और ऑब्वियसली अगर कोई भी लीडर इंपॉर्टेंट होगा, अपने कंट्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता होगा, तो सबसे पहले वो अपने कंट्री की इकोनॉमी पर फोकस करेगा, अपने कंट्री के इंटरेस्ट पर फोकस करेगा, जैसे कि ट्रंप कर रहे हैं। ठीक है, वो अभी जैसे जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स यूएसए में रह रहे हैं सबको निकाल करके बाहर भेज रहे हैं, है ना। जबकि इंडिया में आप मींस देखो, एक वो जो ट्रंप है उन्होंने क्या अपना एक स्पीच दिया कि अमेरिका फर्स्ट। वहीं हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं इंडिया में कि उनके लिए क्या है, वोट फर्स्ट। चाहे देश बिक जाए, कुछ भी हो जाए, अब उनको रोहिंग्या को भी बसा देंगे वो ला करके, बांग्लादेशियों को भी बसा देंगे ला करके, कहीं से भी कितने भी लोग आ जाए इंडिया में इलीगली, और वो कितना भी क्राइम क्रिएट कर दें, रिसोर्सेस पर कितना भी बर्डन डाल दें, नहीं, उनको बस उनकी वोट से मतलब है, वो उनको बाहर नहीं निकालना चाहते। तो ऐसी, तो देखो एक वो है अमेरिका में कि भाई अमेरिका फर्स्ट, हम इलीगल माइग्रेंट सबको बाहर निकालेंगे।
एक इंडिया है, बोला तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ यहाँ पर, है ना। अपनी जेब से उनको किसी को कुछ देना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं की इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस। यूएसए को हम क्या बेचते हैं यार? देखो, यूएसए को हम इंजीनियरिंग गुड्स सेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भेजते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी भेजते हैं, फार्मास्यूटिकल्स भेजते हैं, लाइट एंड क्रूड, पेट्रोलियम ऑयल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मोर बहुत कुछ हम उनको करते हैं। हम लेते क्या है भाई? यूएसए से क्या इंपोर्ट करते हैं? यूएसए से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें मिनरल फ्यूल हो गए, ऑयल हो गए, पर्ल्स हो गए, प्रेसियस एंड सेमी प्रेसियस स्टोन्स हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, मशीनरी हो गई, इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गई, बहुत कुछ हम वहां से करते हैं। कुल मिला के हम उनको ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे ले कम रहे हैं, बल्कि उनको हम दे ज्यादा रहे हैं, है ना। ट्रेड एंड टैरिफ इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। क्या क्या ट्रेड हमारे इसमें इश्यूज क्या क्या है? पहला एक इशू है असिमेट्रिकल टैरिफ्स। यूएस ये अक्यूज करता है इंडिया को कि भाई इंडिया वालों, हम आपके यहाँ से जितना भी प्रोडक्ट यूएसए में आता है, हम अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं आपको टैरिफ पर, आप नहीं देते हो हमको। तो ये ट्रम्प साहब का कहना है कि हम जो ऐसे रिलैक्सेशन आपको दे रहे हैं टैरिफ में, आप हमको दो तो ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं ट्रेड इम्बैलेंस। बोला तुम यार हमारे कंट्री में खूब माल बेच रहे हो, क्योंकि हमने आप पर टैक्स कम लगा रखा है, तो भैया आपके फेवर में ट्रेड है, यूएसए को तो इससे कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो हम इस चीज को भी बैलेंस करेंगे। लैक ऑफ ट्रेड कंसेशंस, इसका तो क्लियर ट्रम्प ने बोल दिया कि भैया हम किसी भी कंट्री को अगर ट्रेड कंसेशन दे रहे हैं तो उसको भी हमारे लिए कुछ ना कुछ कंसेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर जो बिजनेस चलेगा वो रेसिप्रोसिटी के साथ में होगा। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कि जो हार्ले डेविडसन की बाइक्स थी, इंडिया में बहुत ज्यादा टैरिफ लगता था, इसलिए हार्ले डेविडसन को इंडिया से छोड़ करके जाना पड़ा था, है ना। नेक्स्ट कहते हैं सर्विस एक्सपोर्ट डिस्प्यूट्स। सर्विस एक्सपोर्ट जो है, अगर मैं बात करूं तो यूएस के लिए इंडिया बहुत ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो आपके सॉफ्टवेयर हो गए, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जिसको हम बीपीओ बोल देते हैं, आईटी इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है यूएसए को। तो भैया अगर हम सब कुछ वहीं पर भेजते जाएंगे यूएसए को, तो यूएसए के लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी डिस्प्यूट उसमें आता है। फिर वहां के लोग भी कहते हैं कि भैया सारी की सारी जॉब्स को इंडियन ले गए, यूएसए वालों के लिए नहीं बचा। प्लस एक सिस्टम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में एमएफएन का स्टेटस, है ना। ये स्टेटस ये कहता है कि भाई आप देखो, अगर किसी ए नाम के कंट्री को अगर कुछ आप टैक्स में कंसेशन दे रहे हो, उनके लिए कोई रूल बना रहे हो, तो ये नहीं होगा कि आपने चाइना को तो बोल दिया ठीक है आप 10% पर हमारे यहाँ माल बेचिए, यूएसए को बोल रहे नहीं आप हमको 15% टैक्स दो प्रोडक्ट पर, नहीं। एमएफएन का सिस्टम ये कहता है कि जो भी कंट्री डब्ल्यूटीओ का मेंबर है उन सब के लिए जितना भी टैक्स सिस्टम है, पॉलिसीज है, सब सेम रहेंगी, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, आप उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। वहीं यूएसए हम पर आरोप लगाता है एग्रीकल्चरल सब्सिडीज का कि भाई आप अपने फार्मर्स को घुमा फिरा करके, चाहे वो यूरिया में, डीएपी में या फ्यूल में या किसी भी तरीके से आप अपने फार्मर्स के प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हो, तो वो हमारे देश में बहुत आकर के सस्ता बेचते हैं, हमारे फार्मर का नहीं बिकता है। पुनः आप वर्ल्ड में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो ट्रेड है उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो इनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये इश्यूज को उठाया है। अब अगर ये टैरिफ लगाते हैं ब्रिक्स नेशंस पर, उनके प्रोडक्ट पर, इंडिया पर क्या उसका इंपैक्ट होने वाला है? सबसे पहला रिड्यूस्ड कॉम्पिटिटिवनेस, मींस जो आइटम इंडिया से सपोज करो $100 में जा करके यूएसए में सेल हो रहा है और वहां के लोग उसको परचेज भी कर रहे हैं, अच्छे से पसंद कर रहे हैं। अब अगर ट्रंप ने इन प्रोडक्ट पर अगर टैरिफ एक्स्ट्रा लगा दिया तो यही प्रोडक्ट यूएसए में जाकर के हो सकता है $150 का हो जाएगा, तो फिर ये महंगा हो जाएगा। और वो सेम प्रोडक्ट अगर अमेरिका की कंपनी ने बनाया है, वो उसको $110 में वहां पे बेच रही है, तो अमेरिका के लोग फिर $110 वाले चीज को परचेज को करेंगे, इसको क्यों परचेज करेंगे जो $150 में? तो हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट है वहां पे सेल नहीं हो पाएंगे उतनी आसानी से। वर्सेनिंग ट्रेड डेफिसिट, यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट है अभी तक, है ना, इंडिया का सरप्लस है। तो अगर यूएसए ट्रेड पर टैरिफ लगाता है तो हमारे प्रोडक्ट वहां पर सेल नहीं होंगे, तो हमको होगा ट्रेड डेफिसिट, मींस
यूएसए हमारे यहाँ ज्यादा माल सेल करेगा और हम उसके यहाँ पे कम कर पाएंगे, तो हमको डेफिसिट होगा। प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब अगर हम केवल माल परचेज करेंगे और बदले में उनको डॉलर देते रहेंगे, तो हमारे यहाँ पर जो डॉलर का स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो इसकी भी दिक्कत आएगी। सेक्टरल डिक्लाइन की इंडियन इंडस्ट्री, जो हम यहाँ से माल उनको, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज है, उनको सेल करते हैं, जिनकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। आईटी इंडस्ट्री चल रही है, नॉलेज इंडस्ट्री चल रही है, एजुकेशन इंडस्ट्री चल रही है, आर&डी वाली इंडस्ट्री चल रही है। अगर हमारे यहाँ से वहां पर इन चीजों की सेल कम हो जाएगी, तो उन सेक्टर्स में वो जो इकोनॉमी है, वो जो सेक्टर है इकोनॉमी का, वो डाउन हो जाएगा। मींस अगर ज्वेलरी हमारी वहां पे नहीं बिकेगी, टेक्सटाइल्स यहाँ पर वहां पर यूएसए में सेल नहीं होगा, तो इंडिया में इन लोगों की जॉब जा सकती है ना। तो ये वाला इशू होगा इन ट्रेड जो है ट्रेड टैरिफ से, ट्रेड के टैरिफ की वजह से। रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब अगर वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स को ये पता चलेगा कि इंडिया में तो भाई इकोनॉमी डाउन साइड जा रही है, वहां के प्रोडक्ट यूएसए में सेल नहीं हो रहे हैं, तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे, और इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे, नई इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, तो नया एम्प्लॉयमेंट भी नहीं आएगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा तो लोगों में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं होगा, मार्केट में वो माल परचेज करने नहीं जाएंगे, तो मार्केट में डिमांड नहीं होगी, और मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो उनका माल सेल नहीं होगा, तो पूरी इकोनॉमी की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। करेंसी डेप्रिसिएशन। अब अगर हम केवल माल परचेज करते रहेंगे वर्ल्ड से और बदले में उनको डॉलर देते रहेंगे, तो हमारे पास जो रुपया रखा हुआ है या दूसरे कंट्री के पास में रुपया, उसकी डिमांड क्यों आएगी? उसकी डिमांड नहीं आएगी। क्यों? देखो, जब भी इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है किसी अदर कंट्री को, तो हमको जो पेमेंट मिलता है फिर वो हमको रुपये मिलेगा, है ना, या हमको डॉलर मिलेगा, जो भी हम चाहेंगे। अगर हम केवल सेल करेंगे तो बहुत अच्छी बात है यार, तो हमारे पास तो मनी आ रहा है, और अगर हम केवल परचेज करेंगे तो बदले में डॉलर ही डॉलर देते रहेंगे, और करेंसी हमारी जो रुपी है वो डेप्रिसिएट हो जाएगा, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रुपया तो हमसे कोई मांग ही नहीं रहा है। पोटेंशियल स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है इंडिया के लिए कि जो इन चीजों को हम हैंडल करें? क्या हो सकता है? डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट्स। भैया केवल यूएसए के भरोसे मत रहो, we have to find out other countries of the world, other major economies of the world, so where we can export multiple products. We have to not only diversify the countries, the base countries for the export, but we should also have to diversify the products. कि भाई जो प्रोडक्ट यूएसए में बिकते हैं हम वही क्यों बनाएं, हम ऐसे प्रोडक्ट्स पर भी फोकस करें जो अफ्रीका में सेल हो सकते हैं, लैटिन अमेरिका में सेल हो सकते हैं, एशिया में सेल हो सकते हैं, वो सब करना होगा। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। भाई यूएसए की जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत करें, भाई नाराज क्यों हो रहे हो, आओ मिलकर बैठ करके बात करते हैं, लेट्स सॉल्व द इश्यू बाय द डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। इंप्रूविंग प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस। हम ये कह रहे हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट पर अगर ट्रेड का टैरिफ लगाना चाहते हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट्स इतने अच्छे कर देने चाहिए कि यूएसए की कोई कंपनी अगर सेम प्रोडक्ट को 100 रुपए में बेच रही है, हम उसी प्रोडक्ट को 150 में सेल कर रहे हैं, तो लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें इवन महंगा होने के बावजूद भी, ना कि इसके प्रोडक्ट को, तो हमें अच्छा सा अपने आप ही हमारे ट्रेड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, लोअरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है भाई, अगर वहां पे टैरिफ बढ़ रहा है, हमें अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करना होगा, स्पेशलाइजेशन करना होगा, स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करना होगा, उनमें ऑटोमेशन लेकर के आना पड़ेगा, रिड्यूसिंग लीगल जो कंप्लायंस है वो सब पे काम करना होगा। नेक्स्ट, इंप्रूविंग लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी, कि जो ट्रांसपोर्टेशन और उससे रिलेटेड जो खर्चा आता है किसी प्रोडक्ट पर, उसको हमें कम करना होगा, तो उससे भी हमारी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। एनहांसिंग ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा कि भैया बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करो, कि रोज रोज आकर के कोई जीएसटी के इंस्पेक्टर, जीएसटी के ऑफिसर वहां छापा डाल रहे हैं, पैसा ले जा रहे हैं, ब्राइब ले जा रहे हैं, या तमाम तरह के टैक्स लगा रहे हैं, तो उस सबको भी डील करना होगा। स्ट्रेंथनिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बनाए गए थे एक्सपोर्ट पर्पज के लिए,
उनको भी हमें और स्ट्रॉन्ग करना होगा, उनके लिए और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देनी होंगी, तब हम वर्ल्ड की इकोनॉमी में, यूएसए में हम अपने प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा लगने वाले टैरिफ को काउंटर कर पाएंगे, उसको न्यूट्रल कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट 15th नेशनल वोटर्स डे। इस नेशनल वोटर्स डे को अभी हमने 25 ऑफ जैन को सेलिब्रेट किया है और इसको हम एवरी ईयर करते हैं, बिकॉज अभी 75 ईयर्स हमारे हो गए मार्किंग द 75 ईयर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 75 ईयर्स हो गए इलेक्शन कमीशन को बने हुए, तो ये हमारा 15th है। तो आप सोच रहे होंगे यार ईयर तो हो गए 75, लेकिन इलेक्शन डे हमारा जो 15th मना रहे हैं, वोटर डे। देखो एक्चुअल में एस्टेब्लिशमेंट तो हमारा बहुत पहले हो गया था इसका, इलेक्शन कमीशन का, लेकिन 2011 से हमने जो है नेशनल वोटर्स डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया था, तो इसीलिए वहां से काउंट करेंगे तो ये 15th नेशनल वोटर्स डे होगा। इस बार के वोटर्स डे की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारी थीम रही है, इसको ध्यान रख लेना। एवरी ईयर की थीम जो होती है कई बार पूछ ली जाती है, क्या क्या एक्टिविटीज इस पर होते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ द बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड टू आउटस्टैंडिंग स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा। स्पेशल इनिशिएटिव्स टू कोमेमोरेट 75 इयर्स ऑफ ईसीआई, क्या क्या कि एक कोमेमोरेटिव पोस्टल स्टाम्प भी इश्यू किया था, जो पोस्ट ऑफिस के स्टाम्प होते हैं, प्लस अ नेशन वाइड एज ए कंपटीशन डेमोक्रेसी एंड इंडियाज फ्यूचर, इस पर कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया है ईसीआई ने। पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे लोगों से, स्टूडेंट से स्पेशली ऐसे इनवाइट किए हैं कि आप ऐसे लिख करके भेजो इस टॉपिक पर। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, उस जो भी ऐसे आपका बेस्ट ऐसे जो होगा आपका सिलेक्ट किया जाएगा। सो गाइज दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन विद अनदर सेशन विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।